अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको हमारे इनकम टैक्सेशन एंड फाइलिंग कोर्स के सेकंड सेशन में वेलकम करते हैं। अच्छा, ये जो सेकंड सेशन है हमारा, इसमें हम फोकस करेंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टैक्स फाइलिंग के ऊपर। पहले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने बात की थी इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर एक बंदा पहले से टैक्स में रजिस्टर्ड है, एफबीआर से पहले से अगर रजिस्टर्ड है, तो वो अपना कैसे आज की डेट पे अपने एनटीएन को, अपनी प्रोफाइल को दोबारा एक्टिव कर सकता है, कैसे उसमें नए बिजनेस ऐड कर सकता है और कैसे अपने पुराने बिजनेस को रिमूव कर सकता है। और अगर एक नया बंदा है, नया टैक्स पेयर है, वो कैसे अपने आप को आज की डेट पे एफबीआर के ऊपर रजिस्टर करा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले सेशन में बात की थी। आज हम फोकस करेंगे कि एक सैलरी इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयमेंट इनकम अर्न कर रहा है, वो किस तरह अपना टैक्स अदा कर सकता है और उसको अपने टैक्स के ऊपर कहाँ कहाँ बेनिफिट मिल सकता है और उसकी कौन कौन सी जो इनकम होगी, सैलरी इनकम होगी, वो टैक्सेबल होगी। तो आज हम इसके ऊपर इंशाल्लाह फोकस करेंगे। अच्छा, सैलरी इंडिविजुअल जो होता है, उसकी जो सैलरी है वो रिसीव बेसिस के ऊपर टैक्सेबल होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक सैलरी अर्न की है जुलाई से लेके जून तक की, अब अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयर से जो है वो सैलरी मिली है 11 मंथ्स की और अभी 12 मंथ की सैलरी जो है वो मेरी एक्यूरल है, यानी कि वो अभी मुझे रिसीव नहीं हुई, तो वो टैक्सेबल इस साल में नहीं, टैक्स ईयर में नहीं होगी, वो मेरी नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल होगी। जितनी सैलरी मुझे मिल चुकी है वो मेरी सैलरी टैक्सेबल होगी, और जो मेरी एक्यूट सैलरी है जो भी मुझे रिसीव नहीं हुई, वो फिर जिस साल मुझे रिसीव होगी वो उस साल में टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, जो इंडिविजुअल है उसका जो टैक्स ईयर है वो नॉर्मली होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून का, जो फिस्कल ईयर जिसको हम कहते हैं, इंडिविजुअल का टैक्स ईयर वो होता है। अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि वो अपना टैक्स ईयर चेंज कर दे, यानी कि मिसाल के तौर पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर वो अपना टैक्स ईयर रखना चाहता है, इसको बोलते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। अगर वो चाहता है कि उसका टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर हो, तो उसके लिए उसको कमिश्नर को एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और फिर कमिश्नर को इख्तियार है कि वो उसके जो भी रीजंस हैं उनको देखकर ये डिसाइड करे कि इसको टैक्स ईयर्स का चेंज करना है कि नहीं। नॉर्मली जो इंडिविजुअल का टैक्स ईयर होता है वो फिस्कल ईयर होता है 1 जुलाई टू जून 30। अच्छा, हम जो इस साल जो है टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं, वो है रेलिवेंट, जो हमारा टैक्स ईयर है वो है टैक्स ईयर 2020, जो कि स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक। यानी कि जिसने जो भी सैलरी, अगर हम सैलरी के ऊपर खासतौर पर बात करें, तो वो एम्प्लॉई जिसको 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक की जो सैलरी मिली है, वो टैक्स ईयर 2020 के ऊपर जो जितनी भी सैलरी बनेगी वो उसको इस साल उस सैलरी का टैक्स देना होगा। अच्छा, जो सैलरी के टैक्स रेट हैं वो भी हर साल वेरी करते हैं। हम जो टैक्स रेट के ऊपर जिनके ऊपर बात डिस्कशन करेंगे वो भी रेलिवेंट होंगे टैक्स ईयर 2020 के लिए। और इसका जो रिटर्न फाइल होगा उसकी वैसे ड्यू डेट अभी तो 30 सितंबर है, लेकिन ये पाकिस्तान है, आपको पता है, यहाँ पर जो है वो फिर जो है वो हमारे लोगों की सुस्ती है, और ये डेट जो है ये दिसंबर तक, जनवरी तक, फेब तक नेक्स्ट डेट चली जाती है। लेकिन अभी जो करंट ड्यू डेट है इसकी, वो है 30 सितंबर 2020। यानी जो जो रिटर्न है 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक का, उसकी अभी जो रिटर्न फाइलिंग डेट है वो है 30 सितंबर 2020। ठीक है। अच्छा, जो सैलरी इंडिविजुअल है वो अगर पाकिस्तानी रेसिडेंट है, मिसाल के तौर पे एक बंदा पाकिस्तान में जॉब करता है, पाकिस्तान में सैलरी अर्न करता है और वो उसके ऊपर टैक्स देना चाहता है, तो जो पाकिस्तानी रेसिडेंट है, अच्छा पाकिस्तानी रेसिडेंट कौन होगा? पाकिस्तानी रेसिडेंट देखें, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, पाकिस्तानी रेसिडेंट वो है जो 183 डेज तक पाकिस्तान में साल में मौजूद है, ठीक है, या पिछले 4 सालों के अंदर 365 डेज जो पाकिस्तान में रहा होगा, वो पाकिस्तानी रेसिडेंट कहलाएगा। अच्छा, पाकिस्तानी रेसिडेंट जो है, अगर वो पाकिस्तान में सैलरी अर्न कर रहा है और उसकी कोई वर्ल्ड वाइड इनकम भी है, मिसाल के तौर पे दूसरी मुल्कों में भी उसकी कोई इनकम है या बाहर उसको रेंट आता है, तो पाकिस्तानी रेसिडेंट जो है उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। दुनिया में जहां कहीं भी पाकिस्तानी रेसिडेंट की इनकम होगी, उसको उसका सबका टैक्स पाकिस्तान में देना पड़ेगा, अनलेस उसने बाहर वहां पर कोई टैक्स पे कर दिया हो, या कोई पाकिस्तान और जहां से उसको इनकम मिल रही है उस मुल्क के दरमियान कोई ट्रीटी हो, उस सूरत में उसको पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना, वरना पाकिस्तान में उसकी ये सारी इनकम जो होगी वो पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। अच्छा, एक पाकिस्तानी रेसिडेंट है जो पाकिस्तान में किसी कंपनी के ऊपर एम्प्लॉई है, ठीक है, उसकी सैलरी में क्या क्या बेनिफिट्स उसके टैक्सेबल होंगे, हम आज उसके ऊपर बात कर लेंगे। क्या क्या उसको, कितना उसको टैक्स साल में अदा करना होगा, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो टैक्स में बेनिफिट्स, रिबेट या क्रेडिट कह लें, या वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो उसके पहले से पे हुए होंगे, जिनको वो अपनी सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट करवा सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है,
इंशाल्लाह आज के हम इसके ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे। अच्छा, और फिर जब हम एक दफ़ा सैलरी हमारे सामने आ जाएगी कि एम्प्लॉय की जो है वो, मिसाल के तौर पे हमने सारी कैलकुलेशन कर ली कि भाई ये बेनिफिट्स एम्प्लॉय के हैं जिसके ऊपर एम्प्लॉय ने टैक्स अदा करना है। उसके बाद फिर उसकी पोर्टल के ऊपर फाइलिंग कैसे होगी, सैलरी कहाँ लिखी जाएगी, जो एग्जाम सैलरी है वो किधर मेंशन होगी, और जो टैक्स उसका कट चुका है या जो एडजस्टेबल टैक्स है या जो टैक्स क्रेडिट है वो पोर्टल में किधर डाला जाएगा, वो हम आपको इंशाल्लाह उसके बाद आगे उसमें गाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सैलरी कौन कौन सी, सैलरी में कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो इंडिविजुअल के ऊपर टैक्सेबल होंगे। ठीक है? अच्छा, पहले हमने इसके ऊपर बात कर ली कि सैलरी जो है वो रिसीव बेसिस के ऊपर टैक्सेबल होगी पाकिस्तान के अंदर, एक्यूरल बेसिस पे नहीं होगी। जो सैलरी मैंने इस साल में अपने एम्प्लॉयर से रिसीव कर ली है उसके ऊपर मुझे टैक्स अदा करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या है। सैलरी वो अमाउंट है जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिले, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, जिस भी नेचर की हो, लेकिन एम्प्लॉय ने अर्न की है, एम्प्लॉयर ने पे की है उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट, चाहे उसका कोई भी नाम हो, चाहे वो हम उसको पे बोलें, वेजेस बोलें, रेम्यूनरेशन बोलें, लीव पे बोलें, इनकैश लीव इनकैशमेंट अगर एम्प्लॉय ने करवाई है वो हो, ओवर टाइम एम्प्लॉय को 6 बजे के बाद काम करने के ऊपर ओवर टाइम मिला हो, एनुअल उसको बोनस मिला हो, या उसने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी उसके ऊपर उसको कोई कमीशन मिल रहा है, या एम्प्लॉय को जो है वो फीस मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, वो सब का सब जो है वो सैलरी इनकम का पार्ट होगा। उसका नेचर चाहे कुछ भी हो, नाम चाहे एम्प्लॉय कुछ भी दे दे, वो सब एम्प्लॉय की सैलरी में काउंट होगा। ठीक है। इसी तरह जो है वो परक्विजिट्स हैं, यानी एम्प्लॉय को जो है वो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, गाड़ी की फॉर्म में दिए जा रहे हैं, उसको यूटिलिटी बिल्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है, या एम्प्लॉय की कोई लाइबिलिटी है जो एम्प्लॉयर ने अपने उसके ऊपर सेटल कर दी, और या उसको घर दे दिया रहने के लिए, या उसको लोन दे दिया एम्प्लॉय को, तो ये सारे जो है वो सैलरी का पार्ट होंगे और ये सैलरी में ऐड होंगे, और इनके ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स अदा करना होगा। अगर तो एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर इन सब के ऊपर टैक्स काट लिया है, तो वो जो टैक्स एम्प्लॉयर ने अगर पूरा काट लिया है तो वही फुल एंड फाइनल टैक्स हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय ने पूरा टैक्स नहीं काटा है तो जो टैक्स बचेगा वो फिर एम्प्लॉय को खुद अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अच्छा, अलाउंसेस जो हैं, एम्प्लॉय को जो भी अलाउंसेस मिले हैं, लेकिन अलाउंसेस और बेनिफिट्स में क्या फ़र्क है। अलाउंसेस जो है वो कैश फॉर्म में जो दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसको कंपनी ने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आप कंपनी से गाड़ी ले लें, या आप गाड़ी ना लें, आप गाड़ी का अलाउंस ले लें। बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है कार अलाउंस प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि कार अलाउंस का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे 1 साल बाद कंपनी छोड़ दी, तो गाड़ी तो आप शायद आपके नाम पे नहीं होगी, लेकिन जितना अलाउंस आपको मिल गया वो आपका हो गया। तो इसलिए लोग जो है अलाउंस लेना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो अब अगर आपको कंपनी ने अलाउंस दिया है, अलाउंसेस किसी भी फॉर्म में हो, हाउस अलाउंस दिया हो, रेंट अलाउंस दिया हो, यूटिलिटीज़ के बदले अलाउंस दिया हो, आपकी चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए अलाउंस दिया हो, ट्रैवलिंग के लिए अलाउंस दिया हो, या जो है वो कार अलाउंस दिया हो, ठीक है? वो सारे के सारे जो है वो टैक्सेबल होंगे, अनलेस के वो जो है वो ऐसा अलाउंस जो खास जो है वो ऑफिस पर्पस के लिए दिया गया हो। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है और वो कंपनी से रिलेटेड ट्रैवलिंग है, और उसमें जितना भी एक्सपेंस इंकर होगा वो कंपनी के एक्सपेंस, कंपनी के जो है वो पर्पस के लिए होगा, तो वो ऐसा अलाउंस जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे बंदा अपनी पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है और उसके लिए कंपनी अगर उसको अलाउंस दे रही है, तो वो जितना भी अलाउंस कंपनी उसको देगी वो सारा का सारा उसका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह कार अलाउंस, जिसमें मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो कार अलाउंस ले लें, और कार अलाउंस आप जितना भी लेंगे वो आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा जो आपको कैश की फॉर्म में मिलेगा। इसी तरह यूटिलिटीज अलाउंस है, रेंट अलाउंस है, जो आपको आपकी कंपनी पे कर रही है रेंट भरने के लिए, बिल्स भरने के लिए, वो सारा का सारा आपका जो है वो सैलरी का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये आपके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये तो बेनिफिट्स हैं और ये तो हम जो है वो आगे गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं बिल्स वगैरह या रेंट वगैरह, तो ये तो हमारा एक्सपेंस है, तो ये क्यों हमारा सैलरी का पार्ट बन गया। देखिए, अगर तो गवर्नमेंट जो है वो ये बोल देगी कि सिर्फ जो है जो सैलरी है, जो पे है, वेज है या बोनस है, कमीशन है, फी है, अगर सिर्फ ये टैक्सेबल हो और बाकी बेनिफिट्स ना टैक्सेबल हो, तो हर एम्प्लॉय यही कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयर से बेनिफिट्स की फॉर्म में जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम को वसूल कर ले।
क्योंकि उसको पता होगा कि बेनिफिट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा हर बंदे की कोशिश होगी कि मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिल जाए, भले मेरी सैलरी कम हो, कैश फॉर्म में मुझे कम मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ले लूँ, तो कि मुझे उनके ऊपर तो कोई टैक्स देना नहीं है। और जो है वो सैलरी जो है वो जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना है वो मेरी है इतनी कम कि वो मिसाल के तौर पे स्लैब से ही कम फॉल करती है। जैसे पाकिस्तान में टैक्स ईयर 2020 के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो 6 लाख से ऊपर जो मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, 6 लाख से ऊपर एनुअल एम्प्लॉयमेंट इनकम है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि ये मंथ की हो गई 50,000 रुपीज़। अगर 50,000 रुपीज़ से मेरी नीचे है एम्प्लॉयमेंट इनकम, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। साल की 6 लाख रुपए से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स है। अगर 6 लाख से कम है तो उसके ऊपर मुझे कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है? तो हर एम्प्लॉय की जो है फिर यही प्रेफरेंस होगी कि मुझे जो है ना वो जितनी भी मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो मेजॉरिटी जो है वो बेनिफिट्स की फॉर्म में मिल जाए, और कोई भी जो है इस तरह गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलेगा। इसलिए जो है वो ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर गवर्नमेंट ने जो है सारे जो है कोशिश की है कि जितने भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है उस सबको कवर करें, और वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो है वो टैक्सेबल हों, और एम्प्लॉय उनके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स अदा कर रहा है। अच्छा, अलाउंसेस जितने भी होंगे कैश, जो भी अलाउंसेस कैश फॉर्म में होंगे आपकी सैलरी का पार्ट बन रहे होंगे, और उनके ऊपर आपको सैलरी के साथ टैक्स पे करना होगा। अच्छा, उसके अलावा जो है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, अगर आपका जो है गवर्नमेंट आपकी कंपनी के अंदर जो है वो प्रोविडेंट फंड स्कीम है, उसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये भी जो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका सैलरी का पार्ट होगा, वो भी आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है? पेंशन इनकम है, अगर आपको पेंशन मिल रही है, खैर पेंशन की उसमें कुछ कंडीशंस हैं। पेंशन अगर आपको जो है वो रिटायरमेंट के बाद मिल रही है, और अगर 2 पेंशन मिल रही है, तो उनमें से अगर आपने 2 जगह काम किया और आपको 2 जगह से पेंशन आ रही है, तो आपकी जो हायर वाली पेंशन होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, और जो लोअर पेंशन होगी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ये गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया हुआ है कि आप हायर वाली पेंशन का बेनिफिट ले लें, लोअर वाली के ऊपर टैक्स दे दें। अच्छा, अगर पेंशन उसी एम्प्लॉय से मिल रही है जिसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद उसको सर्विसेज दे रहा हूँ या काम कर रहा हूँ उसके पास, तो फिर उस सूरत में वो पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो फिर वो इसका मतलब है कि वो सैलरी का ही पार्ट है। अच्छा, इसी तरह एम्प्लॉय ने कोई अगर शेयर स्कीम लॉन्च की है और आपको जो है वो शेयर्स मिल गए हैं कंपनी के, तो वो भी जो है वो आपकी सैलरी का पार्ट हो जाएंगे। तो इन सब के ऊपर ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ये सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। अलाउंसेस मैंने आपको जैसे बताया, पे जो आपको जो सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन जो आपको कंपनी से मिल रही है एम्प्लॉयर की तरफ से, एक तो वो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है? अलाउंसेस चाहे वो कैश फॉर्म में जितने भी हों, कोई से भी हों, वो पूरे के पूरे जितना भी अलाउंस मिलेगा, अगर वो पर्सनल यूज के लिए मिले हुए हैं तो वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। सिर्फ वो अलाउंसेस जो आपको कंपनी से ऑफिस पर्पस के लिए मिले हैं, मिसाल के तौर पे जब ट्रैवल का अलाउंस मिला है और आप कंपनी के ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, कंपनी के ऑफिशियल विजिट के लिए कहीं जा रहे हैं, तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे। बाकी जितने भी अलाउंसेस कैश फॉर्म में मिलेंगे वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। अच्छा, बेनिफिट्स जो हैं, बेनिफिट्स भी टैक्सेबल हैं, परक्विजिट्स जो आपको एम्प्लॉय की तरफ से मिलेंगे, लेकिन वो अलग अलग हैं, और उनके ऊपर अलग अलग जो है वो टैक्सेबिलिटी है, वो भी हम उसको नीचे इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, जो डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स की मीटिंग, बीओडी की जो मीटिंग्स होती हैं क्वार्टरली, लिस्टेड कंपनी में खास तौर पे होती हैं, प्राइवेट कंपनी में नॉर्मली जो है वो एक ही मीटिंग हो रही होती है एजीएम से पहले जो होती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करने के लिए। तो जो डायरेक्टर को जो फी मिलती है बीओडी की, ये भी सैलरी का पार्ट है, और इसके ऊपर कंपनी जो है वो 20% टैक्स विथहोल्ड करके डायरेक्टर को वो सैलरी, वो फीस पे करेगी। अगर मिसाल के तौर पर एक डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग अटेंड की है जिसके उसको 20,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो कंपनी उसमें से 20% यानी 4,000 रुपीज़ उसका टैक्स उसका डिडक्ट करेगी, और बाकी 16,000 जो है उसको पे कर देगी। अच्छा, ये जो 4,000 जो कंपनी ने डिडक्ट कर लिया है डायरेक्टर का, डायरेक्टरशिप फी में से, ये जो उसकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी होगी, डायरेक्टर की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी होगी, अगर वो साथ में सैलरी अर्न कर रहा है तो उसके साथ ये फीस ऐड हो जाएगी, और उसके ऊपर जो टैक्स कट गया है वो उसका साल के एंड में एडजस्ट हो जाएगा। ये कोई फुल एंड फाइनल टैक्स नहीं है, बल्कि ये जो टैक्स कटा है ये नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कटा है, और ये साल में नॉर्मल जो इनकम होगी उससे एडजस्टेबल होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है। ये जितनी भी सैलरी है जो डायरेक्टरशिप फी की दी जाएगी, ये सैलरी का पार्ट एंड पार्सल होगी, और ये नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर में टैक्सेबल होगी, और उसके ऊपर जो भी टैक्स कट चुका है वो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट वो टैक्स एडजस्टेबल होगा। मिसाल के तौर पे डायरेक्टर की सैलरी इनकम बन रही है 24 लाख रुपए, जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स देना है 2 लाख रुपए। अब जो 2 लाख रुपए जो उन्होंने टैक्स देना है, अगर तो उनका कंपनी ने काट लिया तो ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर उनका कंपनी ने टैक्स नहीं काटा और उन्होंने टैक्स खुद अपनी जेब से देना है,
तो जो उन्होंने डायरेक्टरशिप फी जिसकी भी हमने ऊपर बात की 20,000 डायरेक्टरशिप फी है, उसके ऊपर 4,000 रुपये जो उनका 20% विथहोल्ड हुआ था वो इसको इसके अगेंस्ट अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे और नेट 1,96,000 गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अच्छा, हम बात कर लेते हैं परक्विजिट्स की, वो बेनिफिट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए हुए हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स दिए हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे, और वो किस तरह टैक्सेबल होंगे उनकी टैक्सेबिलिटी इंडिविजुअल एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया अलाउंसेस जो है वो अगर कैश फॉर्म में जो है एम्प्लॉयर ने दिए हैं तो वो अलाउंसेस पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे। ठीक है, और अगर जो बेनिफिट जो एम्प्लॉय को दिया गया है कैश की फॉर्म में नहीं काइंड की फॉर्म में, मिसाल के तौर पे मोटर व्हीकल दे दी गई एम्प्लॉय को, उसको जो है वो हाउस कीपर दे दिया गया, गार्डनर दे दिया गया, ड्राइवर दे दिया गया, उसकी टैक्सेबिलिटी जो है वो डिटरमिन होगी अलग अलग बेसिस के ऊपर। लेकिन अगर अलाउंस है तो जितना अलाउंस कैश की फॉर्म में एम्प्लॉय को मिला है वो पूरा का पूरा एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा और एम्प्लॉय को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहला बेनिफिट जो हमने कवर किया है वो है मोटर व्हीकल। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक मोटर व्हीकल दी है यूज करने के लिए। इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी, एक तो आपकी हो जाएगी बेसिक सैलरी पहले। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है अगर हाउस रेंट अलाउंस है या जो भी जितने भी अलाउंसेस है कैश फॉर्म में वो सारे आपके सैलरी का पार्ट एंड पार्सल हो जाएंगे। उसके बाद अब ये जो मोटर व्हीकल के ऊपर जो बेनिफिट मिला है वो भी आपकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छा, किस तरह होगा, अगर ये गाड़ी जो है वो पर्सनल यूज के लिए दी गई है एम्प्लॉय को, ठीक है, इसकी टैक्सेबिलिटी ऐसे डिटरमाइन होगी कि अगर ये गाड़ी है मिसाल के तौर पे 15 लाख रुपए की, एम्प्लॉय को 1 जुलाई को एम्प्लॉयर ने गाड़ी दे दी 15 लाख रुपए की, हम पहले निकालेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी है। अगर इसकी कॉस्ट 15 लाख रुपए है तो हर साल जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बन जाएगी, इसकी 10% ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉय के सैलरी का पार्ट बन जाएगी। जैसे 15 लाख रुपए है तो इसका 10% हर साल 1.5 लाख रुपए जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा और एम्प्लॉय को उसके ऊपर टैक्स अदा करना होगा। अब अगर देखें एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है साल के तौर पे साल की 8 लाख रुपए, अलाउंसेस हैं 3 लाख रुपए के। और एम्प्लॉय को एक गाड़ी दी है एम्प्लॉयर ने अपने पर्सनल यूज के लिए। गाड़ी जो दी है इसकी वैल्यू है कॉस्ट है 15 लाख रुपए। अब इसका जो 10% होगा कॉस्ट का हर साल वो मेरी सैलरी का पार्ट हो जाएगा। ये मेरी टोटल ग्रॉस सैलरी आ गई जिसके ऊपर मैं टैक्स पे करूंगा। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरी इस सैलरी को कंसिडर किया जाएगा सारे बेनिफिट्स के साथ। अच्छा, अगर अब मैंने जैसे अभी पहले डिस्कस किया कि जो इंडिविजुअल का टैक्स ईयर होगा वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून का होगा। अच्छा, एम्प्लॉयर ने मुझे गाड़ी तो दे दी, बोला आप ये गाड़ी अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल करो, लेकिन ये जो गाड़ी मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से मिली ये गाड़ी मिली मुझे अप्रैल में। अब गाड़ी तो 15 लाख रुपए की है और ये मुझे मिली अप्रैल में, तो क्या पूरा 10% मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा? नहीं, पूरा 10% आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। ये प्रोरेट होगा नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे, जितने दिन के लिए, नंबर ऑफ मंथ्स की बेसिस पे, जितने दिन के लिए या जितने मंथ्स के लिए मुझे गाड़ी यूज करने के लिए दी गई है। अगर मुझे गाड़ी अप्रैल में यूज करने के लिए मिली है तो
तो 15 लाख रुपए का मैं 10% लूंगा, ये 1,50,000 रुपीज, और फिर इसको डिवाइड कर दूंगा, इसको प्रोरेट कर दूंगा 3 मंथ से, 3 डिवाइड बाई 12, क्योंकि मुझे गाड़ी फिर मेरे यूज में 3 महीने के लिए थी। यानी 37,500 3 महीने का जो कार का बेनिफिट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, या अगर ये गाड़ी जो है वो पहले 6 महीने जो है वो मेरे सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए थी, 6 महीने के बाद एम्प्लॉयर ने मुझे कहा कि भाई ये गाड़ी जो है आप अपने पर्सनल यूज में ले लें, ऑफिशियल पर्पस के लिए हम आपको कोई दूसरी गाड़ी दे देंगे। तो जो पहले 6 महीने हैं जिनमें गाड़ी मेरे ऑफिशियल यूज के लिए थी, उनके ऊपर मुझे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आखिरी 6 महीने जिसमें गाड़ी मेरे पर्सनल यूज में आ गई, उसमें जो है कॉस्ट का 10% लेके नंबर ऑफ मंथ्स के ऊपर प्रोरेट करके उतना बेनिफिट मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, अगर एक एम्प्लॉयर ने जो है मुझे अलाउंस दिया है कैश की फॉर्म में, अब अगर मैंने गाड़ी का कार अलाउंस ले लिया, ठीक है, मेरा कार अलाउंस जो है वो अप्रूवल में था और मुझे जून के अंदर जो है वो पूरे साल का अलाउंस मिल गया 15,000 रुपये पर महीने के हिसाब से 1,80,000, ठीक है, ये मुझे मिल गया जून के अंदर, जून 2020 के अंदर मुझे पूरे साल का अलाउंस मिल गया। तो ये जो 1,80,000 है ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये अलाउंस जो है वो मुझे पूरे साल का मिला है और ये कैश फॉर्म में मैंने साल में रिसीव कर लिया। अगर तो जून के बाद मिलता तो ये जो है वो जून में एक्रूड होता और जो है इसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले बताया सैलरी जो है रिसीव बेसिस के ऊपर टैक्सेबल होगी। लेकिन ये अलाउंस चूंकि मुझे रिसीव हो गया है जून के अंदर, चाहे वो पूरे साल का हो, 1 महीने का हो या अगले साल का मुझे मिल चुका है, अगर मुझे अलाउंस पूरे साल का मिल चुका है, मिसाल के तौर पे अगर ये जून में मुझे जो है वो अगले साल का भी अलाउंस दे दिया गया, 2 साल का अलाउंस मेरा अप्रूव हो गया और पूरे 2 साल का अलाउंस मुझे इसी साल मिल गया, तो पूरा का पूरा अगर 3 लाख रुपए मुझे कार अलाउंस मिल गया है तो पूरा का पूरा कार अलाउंस मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा और मुझे उस साल के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मुझे जो है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से जो है कोई हाउसकीपर मिल गया, गार्डनर मिल गया, ड्राइवर मिल गया या कोई असिस्टेंट मिल गया जो मेरे काम कर रहा है। अच्छा, जो इतनी सैलरी एम्प्लॉयर्स को पे कर रहा होगा, साल के तौर पे एम्प्लॉयर ने मुझे एक ड्राइवर दे दिया, उस ड्राइवर की सैलरी है 25,000, वो मेरे पर्सनल यूज में है। अगर वो ड्राइवर मेरे पर्सनल यूज में, तो जितनी सैलरी एम्प्लॉयर उसको पे कर रहा होगा ये 25,000 जो है वो मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। अब अगर ये ड्राइवर मेरे पास पूरे 12 मंथ्स है तो 12 मंथ्स के इसको प्रोरेट कर लें, ये 3 लाख रुपए मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। अगर ये ड्राइवर मेरे पास सिर्फ 1 मंथ के लिए, जितने नंबर ऑफ मंथ्स के हैं और उसकी जितनी सैलरी है वो मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगी, सैलरी में ऐड हो जाएगी। अच्छा, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मुझसे एक आदमी जो है वो 2 लाख रुपए मांगता है, ठीक है, मैंने अपने एम्प्लॉयर से बात कर ली और एम्प्लॉयर ने कहा कि जो है आपकी लायबिलिटी जो है वो मैं सेटल कर दूंगा, आपको अपनी लायबिलिटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी लायबिलिटी या जो ऑब्लिगेशन मेरा एम्प्लॉयर पे कर देगा वो भी मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, वो भी मेरा टैक्स बेनिफिट होगा, मेरा सैलरी का बेनिफिट होगा, उसके ऊपर भी मुझे टैक्स पे करना होगा। ड्राइवर की सैलरी जैसे भी हमने ऐड की, इसके नीचे अगर एम्प्लॉयर मेरी कोई लायबिलिटी इस साल पे कर दी है टैक्स ईयर 2020 के अंदर, अब वो जितनी अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे की होगी वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 100,000, ये 100,000 मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, अब अगर एम्प्लॉय ने मुझे रहने के लिए एक घर दे दिया है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी? अगर तो अलाउंस अलाउंस दे दिया है घर में रहने के लिए तो वो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने मुझे एक घर खरीद के दे दिया है कि आप इस घर में रहें और जो है इसको मुझसे कोई रेंट चार्ज नहीं किया जा रहा है, उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरह होगी? पहले हम देखेंगे कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है। साल की जो बेसिक सैलरी है उसको चेक किया जाएगा कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है। इस केस में देखते हैं एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 8 लाख, ठीक, हम इस बेसिक सैलरी का लेंगे 45%, ये बन गया 3,60,000, 3,60,000 रुपीज, ठीक है। और दूसरी अमाउंट जो हम निकालेंगे वो ये निकालेंगे, वो अमाउंट जो एम्प्लॉय मुझे
एम्प्लॉयर मुझे पे करता अगर मुझे ये अकोमोडेशन एम्प्लॉयर की तरफ से ना दी गई होती। ठीक, अगर एम्प्लॉयर मुझे इस अकोमोडेशन के बदले जो है वो 3.5 लाख रुपए पे कर देता, भाई मैं आपको अकोमोडेशन नहीं दे सकता, मैं आपको 3.5 लाख रुपए साल के अकोमोडेशन की मद में पे कर दिया करूँगा। अगर तो एम्प्लॉयर मुझे अकोमोडेशन की मद में इतने पैसे दे देता तो मैं 3.5 लाख, मैं आपको अकोमोडेशन नहीं दे सकता, मैं आपको अकोमोडेशन की मद में इतने पैसे दे दूंगा। अगर तो एम्प्लॉयर अकोमोडेशन की मद में पैसे दे देता वो उसको, और 45% ऑफ बेसिक सैलरी, हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इनमें से जो अमाउंट हायर होगी वो मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगी और वो भी टैक्सेबल होगी हाउस अलाउंस की। अगर एक्चुअल अलाउंस मिलेगा तो वो तो जैसे पहले बताया वो पूरा का पूरा अलाउंस ही टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर अलाउंस नहीं मिल रहा, घर दे दिया गया है, काइंड की तौर पे बेनिफिट दिया गया है, उसमें मेरी सैलरी का 45% या वो अमाउंट जो अगर मुझे एम्प्लॉयर घर नहीं देता वो अमाउंट रीइंबर्स करता, वो अमाउंट में से जो भी हायर होगा वो टैक्सेबल होगा। इस केस में हमारा बेसिक सैलरी का 45% 3,60,000 हायर है, तो हमने ये ऐड कर दिया सैलरी का। अब अगर एम्प्लॉयर ने मुझे एक घर ही दे दिया, बोला ये घर जो है वो अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर लें, ये मैंने आपके इसका टाइटल भी जो है वो आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? उसके लिए उस घर के जो है, अगर वो घर जो है वो 10 लाख रुपए का है, लेकिन आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए की है, तो हम उसको उसकी कॉस्ट को नहीं देखेंगे, आज उसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाएगा कि इस घर की फेयर मार्केट वैल्यू आज की डेट पे कितनी है। अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है और एम्प्लॉय ने मुझे वो घर दे दिया है, एम्प्लॉयर ने 25 लाख रुपए का, तो 25 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा जो मुझे बेनिफिट मिला है, फेयर मार्केट वैल्यू इसकी है 50 लाख रुपए, और मैंने एम्प्लॉयर को पेमेंट की है 2.5 मिलियन की, यानी 25 लाख रुपए। तो जो नेट अमाउंट है, जो मुझे नेट बेनिफिट मिला है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉय, वो बेनिफिट मेरी सैलरी का पार्ट हो जाएगा। ये 25 लाख रुपए भी मेरी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएंगे और ये टैक्सेबल होंगे। ये सारे बेनिफिट्स ऐड होने के बाद जो फिर जो मेरी सैलरी बनेगी उसकी बेसिस पे मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करूंगा, उसका फिर एक स्लैब है वो हम इंशाल्लाह अभी जब पोर्टल पे वो प्रोफाइलिंग करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो जॉब करते हैं वो अपना पर्सनल घर खरीदने के लिए, अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदने के लिए एम्प्लॉयर से लोन ले रहे होते हैं। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया है तो वो भी जो है वो एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया है, वो भी टैक्सेबल होगा। अगर तो वो लोन 10 लाख रुपए से ऊपर है तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी चेक करेंगे, अगर वो 10 लाख रुपए से नीचे है तो उसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं, चाहे वो लोन के ऊपर एम्प्लॉयर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हो या ना कर रहा हो। अगर वो 1 मिलियन से कम है, मिसाल के तौर पर 0.9 मिलियन है, 9 लाख रुपीज़ का लोन दिया है एम्प्लॉयर ने, तो वो चाहे इंटरेस्ट फ्री हो, चाहे 1% इंटरेस्ट पे हो, चाहे 2% इंटरेस्ट पे हो, वो मेरी सैलरी का पार्ट एंड पार्सल नहीं होगा, उसके ऊपर मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर वो लोन 1 मिलियन या उससे ऊपर का है तो उसके ऊपर जो है मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करूंगा और वो मेरी सैलरी का पार्ट कैसे बनेगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने एक लोन दिया है 1 मिलियन से ऊपर और ये लोन एम्प्लॉयर की तरफ से मुझे मिला है रिड्यूस इंटरेस्ट रेट के ऊपर 5% रेट के ऊपर, ठीक है, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है 1 मिलियन, और इंटरेस्ट रेट एम्प्लॉयर जो मुझसे चार्ज कर रहा है वो कर रहा है 5%। इसका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो बेंचमार्क रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है टैक्सेबिलिटी का वो है 10%। अगर 10% के ऊपर अगर एम्प्लॉयर मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लोन के ऊपर 1 मिलियन से ऊपर के लोन के ऊपर, तो फिर ये मेरी सैलरी में इसका कोई बेनिफिट ऐड नहीं होगा, क्योंकि मैं वैसे ही एम्प्लॉयर को 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, मार्केट रेट भी इतना ही है और मैं इतना ही रेट अपने एम्प्लॉयर को पे कर रहा हूँ, तो ये मेरी सैलरी का पार्ट नहीं है, मुझे इसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर एम्प्लॉयर मुझे मार्केट रेट अगर 10% है या बेंचमार्क रेट जो एफबीआर ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डाला है वो 10% है,
और अगर एम्प्लॉयर मुझे उससे किसी भी कम रेट पे ऊपर ऑफर कर रहा है, जैसे अभी हमने यहाँ अपने एग्जाम्पल में लिया है कि 5% में ऑफर कर रहा है, तो जो रिमेनिंग 5% है बेंचमार्क रेट और ऑफर रेट का डिफरेंस, ये टैक्सेबल हो जाएगा। बेंचमार्क रेट 10% हो गया। अब ये जो डिफरेंस है 5% का, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये किस तरह टैक्सेबल होगा कि मैं 5% का जो बेनिफिट, ये जो डिफरेंस है जो मुझे बेनिफिट मिला है, इसको अपनी लोन प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये इसको मैंने 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लिया, ये साल का बन गया 50,000 रुपीज़। ये 50,000 रुपीज़ जो है ये मेरी सैलरी के अंदर, एनुअल सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा और ये भी मेरी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर ने मुझे जो है वो 1 मिलियन से ऊपर का लोन है और एम्प्लॉयर ने अगर मुझे जो है वो बगैर इंटरेस्ट के दे दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, 0% पे दे दिया, तो जो बेंचमार्क रेट है 10%, वो पूरा का पूरा 10% टैक्सेबल हो जाएगा। मुझे टैक्स, ये मेरी जो सैलरी, जो बेनिफिट जो मेरी सैलरी का पार्ट बनेगा वो हो जाएगा 100,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ साल का। अच्छा, अगर तो एम्प्लॉयर ने मुझे इंटरेस्ट दे दी, इंटरेस्ट पे लोन दे दिया और एम्प्लॉयर ने मुझे चार्ज कर दिया 12%, तो चूंकि वो बेंचमार्क रेट से ज़्यादा है या बेंचमार्क जितना है, तो उसमें मुझे सैलरी का कोई भी अमाउंट मेरी सैलरी में ऐड नहीं होगा, लेकिन मुझे उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एम्प्लॉयर ने जो है ज़्यादा रेट के ऊपर जो है लोन दे दिया, 12% के ऊपर दे दिया, 2% मैं अपनी सैलरी में से माइनस कर दूंगा, मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ जो डिस्कस करना रह गई कि हम जो है सैलरी के सारे बेनिफिट्स को डिस्कस कर रहे हैं, सैलरी इनकम के अगेंस्ट जो है ना, वो कोई भी एक्सपेंस मुझे अलाउड नहीं होगा। सैलरी इनकम जो है पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। जैसे ट्रेडिंग इनकम होती है, बिजनेस इनकम होती है, उसके अगेंस्ट मुझे, अगर मैं अपना कोई बिजनेस का जो है वो रेंट पे कर रहा हूँ, बिजनेस की यूटिलिटीज पे कर रहा हूँ, तो मुझे उनको बिजनेस के लिए स्टेशनरी खरीद रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे बेनिफिट मिलता है, वो मेरे अलाउड एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस से, इनकम के अगेंस्ट वो एडजस्टेबल होता है। लेकिन सैलरी के अगेंस्ट जो है कोई भी बेनिफिट या कोई भी जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ, अपना पर्सनल यूटिलिटी पे कर रहा हूँ, अपना रेंट पे कर रहा हूँ, अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे कर रहा हूँ, ये कोई भी एक्सपेंस मुझे अलाउड नहीं होगा। या मैं अपनी गाड़ी की, अपनी पर्सनल कार ली, उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया है, मैं बैंक को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इनमें से कोई भी जो है वो मेरी सैलरी के अगेंस्ट एक्सपेंस मुझे अलाउड नहीं होगा। जितनी मुझे एम्प्लॉयर से सैलरी रिसीव होगी, जितने अलाउंसेस मुझे एम्प्लॉयर से मिलेंगे और जितने बेनिफिट्स मुझे एम्प्लॉयर से मिलेंगे, जो भी हमने डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। कोई भी किसी भी किस्म का एक्सपेंस मुझे इसके अगेंस्ट अलाउड नहीं होगा, अनलेस और अनटिल कोई बेनिफिट ऐसा हो जो मेरे ऑफिशियल यूज के लिए हो, या वो एम्प्लॉयर मुझे ऑफिशियल यूज के लिए मैंने कोई एक्सपेंस इंकर किया वो रिम्बर्स कर रहा हो, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। बाकी सारे के सारे बेनिफिट्स मेरे टैक्सेबल होंगे। अच्छा, इसमें दूसरा केस देख लेते हैं कि लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 0.9 मिलियन। अब इंटरेस्ट रेट मुझे एम्प्लॉयर ने कहा कि जो है हमारी पॉलिसी है कि हम अपने एम्प्लॉयज से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। बेंचमार्क रेट जो है गवर्नमेंट का 10% है। इसमें मेरी सैलरी के अंदर कितना बेनिफिट ऐड होगा? इसमें मेरी सैलरी के अंदर कोई भी बेनिफिट ऐड नहीं होगा, कोई भी चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि जो लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10 लाख से नीचे है। 10 लाख से नीचे का जो लोन है वो टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो मुझे इंटरेस्ट फ्री रेट पे मिला हो या बेंचमार्क रेट से कितने भी कम रेट पे मिला हो। जब हम सारे बेनिफिट डिस्कस कर लिए, अब इसको हमने 2 सिनेरियोज के अंदर कवर किया हुआ है। 2 सिनेरियोज है, ये आगे टैक्स क्रेडिट की बात आ रही है, वो हम पहले सैलरी की कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्रेडिट कैसे कैसे मिल सकता है। सैलरी के ऊपर कौन कौन से, मैंने अभी पहले बताया कि एक्सपेंसेस कोई भी अलाउड नहीं है, लेकिन मैं जो अपनी जो टैक्स पेबल बनेगा मेरा सैलरी की इनकम के ऊपर, उसके अगेंस्ट में टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ गवर्नमेंट से। वो कैसे, वो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इन 2 सिनेरियोज को देखते हैं। इसमें हमने सैलरी की कैलकुलेशन की है कि मेरी दोनों सिनेरियोज के अंदर ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी, सारे बेनिफिट्स जो मुझे एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं, उसके बाद मेरी ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी। अच्छा, ये सिनेरियो नंबर 1 है। मैं अब यहाँ पर ग्रॉस सैलरी की एक कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेरी बेसिक सैलरी है, इसमें ये है 6 लाख रुपीज़, ठीक है। ये पूरी की पूरी मैंने आगे टी लिख दिया है, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी टैक्सेबल। अच्छा, हाउस अलाउंस है, ये मुझे मिल रहा है साल का 1,20,000 रुपीज़, लेकिन मैंने इसके आगे एक और चीज़ लिख दी है कि मुझे किस में मिल रहा है, कैश की फॉर्म में मिल रहा है।
मैंने पहले बताया अगर कैश की फॉर्म में एम्प्लॉयर से कोई भी बेनिफिट मिलेगा तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, यानी कि ये 1,20,000 रुपीज़ भी पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। ये भी मेरी सैलरी का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पे यूटिलिटीज़ के बिल पे कर दिए, साल के 80,000 रुपये के बिल्स पे कर दिए एम्प्लॉयर ने, ये भी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, ये कैश फॉर्म में मुझे बेनिफिट मिल गया, ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, मुझे मेडिकल अलाउंस मिला अपनी कंपनी की तरफ से 42,000 रुपीज़। अच्छा, इसके ऊपर डिस्कशन हमारा रह गया कि मेडिकल अलाउंस जो है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, मेरी यहाँ पर बेसिक सैलरी है 6 लाख रुपीज़। ठीक है, मुझे मेडिकल अलाउंस जो है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि अगर मेरा मेडिकल अलाउंस साल का 60,000 रुपीज़ है तो उसके ऊपर मेरी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनती, मुझे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देगा। अगर ये 60,000 से कम होगा तो इसका मतलब उसके ऊपर मुझे कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे केस में मेडिकल अलाउंस 42,000 है और बेसिक सैलरी का 10% जो है 60,000 बनता है, तो ये मेरा 60,000 से कम है, ये नॉट टैक्सेबल, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं। अगर ये 70,000 होता मेडिकल अलाउंस तो 10% 60,000 तक एग्जेम्प्ट होता, बाकी जो 10,000 होता उसको मैं सैलरी का पार्ट बना देता। अभी तो इस केस में हमारे सिनेरियो में 42,000 है, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। अब हम इसकी ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दिया हुआ है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लोन दिया हुआ है इंटरेस्ट फ्री, लोन दिया हुआ है 9 लाख रुपीज़ का। पहले मैं बेसिक सैलरी ऐड कर देता हूँ, ये बेसिक सैलरी पूरी की पूरी टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस हमने डिस्कस कर लिया, हाउस अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, कैश की फॉर्म में मिला है। यूटिलिटीज मिली है मुझे 80,000 रुपीज़ की, ये पूरी की पूरी टैक्सेबल है। अच्छा, मेडिकल अलाउंस ये चूँकि 10% ऑफ बेसिक सैलरी से कम है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। अच्छा, अभी जो एम्प्लॉयर से लोन मिला है इसका क्या होगा? एम्प्लॉयर ने लोन दिया है 9 लाख रुपए का, ये अभी पहले हमने डिस्कस किया, ये 10 लाख रुपए से कम है, तो ये चाहे इंटरेस्ट फ्री हो चाहे इसके ऊपर कम रेट में इंटरेस्ट चार्ज हो, इसके ऊपर मुझे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये भी मेरी सैलरी का पार्ट नहीं होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस केस में मेरी ग्रॉस सैलरी जो टैक्सेबल हो जाएगी वो ये 3 अमाउंट हो जाएंगे, 6 लाख, 1,20,000 और 80,000, यानी 8 लाख रुपीज़ मेरी एनुअल ग्रॉस इनकम ग्रॉस सैलरी बन गई, जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बाकी जो अगर मुझे एम्प्लॉय से जो बाकी जो बेनिफिट्स मिले हैं, लोन मिला है, मेडिकल अलाउंस मिला है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। टोटल ग्रॉस सैलरी जो मेरी टैक्सेबल है वो है 8 लाख रुपीज़, ये सिनेरियो नंबर 1 के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर 2 के अंदर, इसमें मेरी कितनी ग्रॉस सैलरी जो होगी वो टैक्सेबल होगी। अच्छा, इस केस में भी सबसे पहले जो है वो मेरी बेसिक सैलरी आ रही है, इसमें मेरी बेसिक सैलरी आ रही है 5 लाख रुपये, ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। ठीक है, हाउस अलाउंस है, ये भी कैश फॉर्म में है 1,30,000, ये भी पूरा टैक्सेबल होगा, ये भी सैलरी का पार्ट है। यूटिलिटीज जो एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पे की है वो है 70,000 रुपीज़, ये भी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, अब ये केस थोड़ा पहले केस से सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। मेडिकल अलाउंस जो है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है 53,000, अपनी कंपनी की तरफ से जो मुझे मेडिकल अलाउंस मिल रहा है वो मिल रहा है 53,000, और मेरी बेसिक सैलरी का 10% 5 लाख रुपए का वो मतलब है 50,000। तो जो रिमेनिंग 3,000 है, जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी से ज़्यादा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, यानी इस केस में 3,000 रुपीज़ मेरे टैक्सेबल हो जाएंगे, ये सैलरी में ऐड हो जाएंगे। 3,000 टैक्सेबल है, 50,000 जो रिमेनिंग है वो मेरे टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर ने मुझे गाड़ी दे दी है पर्सनल यूज़ के लिए 10 लाख रुपए की। पहले हम ये जो है बेसिक सैलरी यहाँ आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी का पार्ट है, अलाउंस ग्रॉस सैलरी का पार्ट है, यूटिलिटी बिल ग्रॉस सैलरी का पार्ट है, ये भी ऐड हो गए। बेसिक मेडिकल अलाउंस भी डिस्कस हो चुका, 3,000 तक टैक्सेबल होंगे, ये भी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दी। अच्छा, मुझे गाड़ी दी गई है पर्सनल यूज़ के लिए 10 लाख रुपए की, इसकी टैक्सेबिलिटी अभी हमने ऊपर डिस्कस की। इसकी जो कॉस्ट है उसका 10% हर साल मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 लाख रुपए जो मुझे गाड़ी का बेनिफिट दिया गया है, हर साल 1 लाख रुपीज़ मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख का। अच्छा, अगर ये गाड़ी जो है वो भी पहली तारीख से मुझे नहीं, 1 जुलाई से मुझे अगर नहीं दी गई है एम्प्लॉयर की तरफ से, साल के बीच में दी गई है, 1 जनवरी से दी गई है, तो फिर मैं इसको 6 महीने के ऊपर इस बेनिफिट को प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी असम्पशन इस केस में ये है कि गाड़ी मुझे 1 जुलाई 2019 से मिल चुकी है, तो मैंने पूरे साल का बेनिफिट टैक्सेबल कर दिया। अच्छा, यहाँ हमने लोन की भी बात की है। अच्छा, एम्प्लॉय को लोन मिला है 14 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट फ्री,
10 लाख रुपए से ऊपर का लोन है और एम्प्लॉयर्स के ऊपर कोई टैक्स भी चार्ज नहीं कर रहा है। अच्छा, इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 14 लाख है। 14 लाख, ठीक है। बेंचमार्क रेट है हमारा 10%। इंटरेस्ट का बेनिफिट जो मुझे साल का मिल गया, पूरे साल का, वो मिल गया 1,40,000। लोन अमाउंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेंचमार्क रेट ऑफ 10% से, ठीक है। माइनस इसमें कुछ भी नहीं होगा तो कि एम्प्लॉयर ने मुझे इंटरेस्ट भी दिया है। अगर 5% एम्प्लॉयर मुझसे चार्ज कर रहा होता तो वो 5% 10% में से माइनस हो जाता, नेट मुझे 5% के ऊपर इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता। इस केस में चूंकि एम्प्लॉयर ने मुझे लोन इंटरेस्ट फ्री दिया है, पूरा का पूरा 10% टैक्सेबल हो गया। अच्छा, पिछले केस में और इस केस में क्या फर्क है? पिछले केस में वो भी इंटरेस्ट फ्री था, ये भी इंटरेस्ट फ्री है। उसमें जो लोन था वो 10 लाख से कम था, इसलिए 10 लाख से कम के ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अगर 10 लाख से ऊपर होगा तो ऐसा नहीं है कि 11 लाख है तो सिर्फ 1 लाख रुपए टैक्सेबल, 10 लाख रुपए से ऊपर होगा तो फिर वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। हमने इसका इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लिया 1,50,000। अब ये सारी जो है वो मेरी सैलरी का पार्ट बन गए और मुझे इनके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सबको मैं ऐड कर लूंगा। ये 9,43,000 ये मेरी बन गई ग्रॉस इनकम, ग्रॉस सैलरी इनकम। इस 9,43,000 के ऊपर मेरी टैक्स की कंपटीशन होगी टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से, ठीक। अच्छा, अब अगर मेरी जो ग्रोथ हमने बताया कि इस सैलरी इनकम के अगेंस्ट मुझे कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे दो तरह के सैलरी के ऊपर जो है वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वो क्या मिल सकते हैं? एक, मुझे ग्रॉस सैलरी इनकम के ऊपर जो मेरा 9,40,000 टैक्स बनता है उसके ऊपर एक मुझे मिल सकता है टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट मुझे किस में मिल सकता है? मुझे दो चीज़ों में मिल सकता है। एक, मुझे डोनेशंस अगर मैंने किए हैं गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूशन में, अगर मैं डोनेशन दूंगा, एक मुझे उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट से अप्रूव जो इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें अगर मैं डोनेशन दूंगा। अच्छा, पहले बात करते थे डोनेशन कितनी तरह के होते हैं। देखिए, डोनेशन होते हैं 3 तरह के, ठीक है। एक, डोनेशन वो होते हैं जो मुझे डायरेक्ट एज ए एक्सपेंस अलाउड होते हैं मेरे टैक्स नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में से। अगर सैलरी इनकम है उसमें से भी एक डोनेशन वो होंगे जो मुझे डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम में से मेरे माइनस होंगे। वो कौन से होंगे? वो सेकंड शेड्यूल के डोनेशन, उनकी एक लिस्ट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल के अंदर वो मेंशन। दूसरे वो डोनेशन हैं जो मुझे अलाउड होंगे, वो होंगे जो मैंने गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडस हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का सिविल हॉस्पिटल है और बहुत सारे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, या कोई एनजीओ है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, उनकी भी एक लिस्ट अगर मैं उसमें किया तो उसके ऊपर जो है उन डोनेशन के ऊपर मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। वो मुझे मिलेगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर। अच्छा, तीसरे जो वो डोनेशन हैं जिनके ऊपर जो है मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे अल्लाह से सवाब मिल सकता है। वो कौन से डोनेशन हैं? वो वाले डोनेशन हैं जो मैंने किसी मदरसे में कर दिए, किसी को मैंने सदका दे दिया। ये वो डोनेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट में नहीं किए, वो मैंने कहीं भी चलते फिरते कर दिए, किसी मदरसे में जाके दे दिए, किसी भी मस्जिद में जाके दे दिए। तो इनके ऊपर मुझे जो है वो अल्लाह से सवाब की उम्मीद मिल सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे उसके ऊपर कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ना ये मैं अपनी उसमें से डिडक्ट कर सकता हूँ, तो कि जब मैं जो भी डोनेशन मेंशन करूंगा, जब मेरा ऑडिट खुलेगा तो मुझे उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो अगर वो इंस्टीट्यूट या कोई मस्जिद है जहाँ भी आपने डोनेशन दिया और वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के जो लिस्ट है उससे अप्रूव नहीं है, तो उसके ऊपर आप डोनेशन के ऊपर बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको जो टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो दो चीज़ों पे मैंने बता दिया। गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट से डोनेशन मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलेगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में या इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट की है तो आपको मिलेगा। अच्छा, ये बेनिफिट किसको मिलेगा? ये बेनिफिट मिलेगा टैक्सेबल इनकम वाले को मिलेगा, रेसिडेंट को मिलेगा। इंडिविजुअल और एओपी इस बेनिफिट को ले सकते हैं, कंपनी के लिए बेनिफिट नहीं। अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म जो है उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा अगर वो रेसिडेंट है पाकिस्तान के अंदर। रेसिडेंट की हमने पहले पढ़ ली डेफिनेशन की, 183 डेज से ज़्यादा अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तानी रेसिडेंट है, और अगर उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, न्यू शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, लिस्टेड कंपनी का आईपीओ हुआ, उसमें उसने जो है वो शेयर्स ले लिए, या जो है वो सुकूक्स ले लिए पब्लिक कंपनी के,
या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रजिस्टर्ड कंपनी है उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, या जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें अगर कोई जो है इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसके ऊपर जो है उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, टैक्स क्रेडिट क्या मिलेगा, कितना मिलेगा? टैक्स क्रेडिट जो मिलेगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको मैं अपनी नॉर्मल टैक्स रेट इनकम से विदाउट दिस बेनिफिट जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो रेट बनेगा वो मेरा एवरेज रेट ऑफ टैक्स है। ठीक है, उसके मुकाबले मुझे बेनिफिट मिल जाएगा अगर मैंने साल के तौर पे इन्वेस्टमेंट कर दी है म्यूचुअल फंड में शेयर्स के अंदर 5 लाख रुपए की। ठीक है, मेरा एवरेज रेट ऑफ टैक्स बनता है 6%। ये बन गया 30,000 रुपये। मेरी टैक्स लायबिलिटी थी 70,000 रुपीज की थी। ठीक है, 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे उसके ऊपर एवरेज टैक्स लायबिलिटी के ऊपर जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर जो मुझे बेनिफिट मिलता है वो बनता है 30,000 रुपये। ठीक है, मेरी टैक्सेबल 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम है वो कितनी बनती है? 20% ऑफ अगर मेरी टैक्सेबल इनकम साल की बनती है वो बनती है 25,000 रुपीज। मुझे जो बेनिफिट जो मिलेगा वो इन दोनों में से लोअर अमाउंट के ऊपर मिलेगा। जो भी इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी, इस केस में 25,000 है, 25,000 रुपीज़ मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। ये मेरी टैक्स क्रेडिट है, इसको मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकता हूँ। मेरी टैक्स लायबिलिटी 70 थी, मुझे 25,000 का बेनिफिट मिल गया। नेट मुझे तो टैक्स पे करना है वो मुझे 45,000 रुपीज़ के ऊपर टैक्स पे करना है, 70,000 रुपीज़ के ऊपर टैक्स मुझे पे नहीं करना। इस दौरान जो गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूशन है उसमें भी मुझे एवरी रेट ऑफ टैक्स के ऊपर इसी तरह सेम बेनिफिट मिल जाएगा। इस तरह मुझे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह के ऊपर जो बेनिफिट मिल रहा है वही बेनिफिट मुझे गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी मिल जाएगा। ये जो मैंने ग्रॉस सैलरी निकाली थी 9,43,000, मैं इसके ऊपर पहले जो है वो स्लैब अप्लाई करूंगा। ठीक है, हम स्लैब खोल लेते हैं यहाँ। अच्छा देखें, इंडिया इंडिविजुअल का सेट टैक्स रेट फॉर सैलरी इंडिविजुअल, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टैक्स ईयर 2020 की। ठीक है, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम साल की 6 लाख रुपए है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, तो दूसरा जो स्लैब है वो है 6 लाख रुपए से ऊपर लेके 12 लाख रुपए। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना है 5%। ये हमारे सिनेरियो में ये वाला रेट रेलिवेंट है। लेकिन पहली 6 लाख रुपए के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, वो मेरी एग्जाम्प्ट हो गई, उसके ऊपर मुझे कोई टैक्स नहीं था। ठीक है, वो मैंने माइनस कर दी। नेट जो मेरी टैक्सेबल इनकम बनेगी वो 3,43,000, इसके ऊपर मैं स्लैब लगाऊंगा 5%। ठीक है, ये मेरा टैक्स स्लैब बन गया। ये मेरा कितना बन गया? 17,150 रुपए। ये मेरी है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ये होगी। ठीक है, ये मेरे जो टैक्स क्रेडिट्स हैं वो यहाँ से इसमें से माइनस हो जाएंगे। डिस्कस कर लिया साल के तौर पर 10,000 के मेरे टैक्स क्रेडिट, 5,000 के मेरे टैक्स क्रेडिट्स। अब मुझे जो गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना है वो है 12,150 रुपीज़। टैक्स क्रेडिट माइनस होने के बाद ये अमाउंट मेरी नेट टैक्सेबल बनी। अच्छा, इसमें भी अगर मेरे कोई एडवांस टैक्स मेरा जहाँ जहाँ डिडक्ट हो चुका है, अभी हम एडवांस टैक्स पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ उसमें डिस्कस कर लेंगे। जितने एडवांस टैक्स मेरे जो मैं इस साल के पे कर चुका हूँ वो माइनस हो जाएंगे। उसके बाद जो मेरा नेट अमाउंट बनेगी वो मुझे टैक्स देना है, और अगर वो अमाउंट मेरी पेबल से ज़्यादा बन जाएगी तो वो मेरा अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, या मैं उसके लिए गवर्नमेंट को रिफंड की एप्लीकेशन दे सकता हूँ। पोर्टल पे ऑप्शन होता है, आप गवर्नमेंट से रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, हमने ये सीख ली कि ग्रॉस सैलरी किस तरह बनाई जाएगी, बेनिफिट्स ग्रॉस सैलरी के अंदर किस तरह ऐड होंगे, ग्रॉस सैलरी टोटल इनकम किस तरह कंप्यूट होगी, और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होगी। अच्छा, इनकम टैक्स का जो पोर्टल है आयरिस का, उसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि वहां पर आपने ये वाली अमाउंट जाके 9 लाख ग्रॉस सैलरी के अंदर जाके लिखनी है, 9,43,000। आपने उसको कुछ भी नहीं बताना कि 6 लाख मेरी एग्जाम्प्ट है क्या है। आपने हाँ, अगर मेडिकल इनकम जो आपकी एग्जाम्प्ट है वो सिर्फ अलग से मेंशन करनी है। 9,43,000 आपकी इनकम बनी, आपने जो ग्रॉस इनकम उसको बतानी है वो इसको शामिल करके बतानी है 50,000 को। ये देखिए मेरी इनकम कितनी बनती है, जो मेरा अलाउंस था उसको मिला के मेडिकल अलाउंस को
9,93,000, ठीक है। ये मैंने पोर्टल के ऊपर जाननी है। ग्रॉस इनकम के अंदर 50,000 मेरी एग्जाम्प्ट है, ये मैंने 50,000 एग्जाम्प्ट में डाल देनी है, ये भी हम पोर्टल पे जाके देख लेंगे। ये जो नेट 9,43,000 है उसके ऊपर ये जो मेरा टैक्स की अमाउंट बनती है वो पोर्टल खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, हमें उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद ही पोर्टल जो है वो मेरी नेट अमाउंट निकाल लेगा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। ये पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा है। हम एक सिनेरियो चेक कर लेते हैं। ये आइरिस की वेबसाइट मैंने खोल ली। अच्छा, ये अब हमारे पास पोर्टल का मेन पेज खुल गया। हमने एनटीएन समझ लें साहब का एनटीएन बनाया टैक्स पेयर का, और हमारे पास पोर्टल का मेन पेज खुल गया। ठीक है, अब हम जाएंगे, हमें रिटर्न फाइल करना है। डिक्लेरेशन के अंदर जाएंगे, नॉर्मल रिटर्न ऑफ इनकम हम फाइल कर रहे हैं इंडिविजुअल का। अच्छा, दोनों में क्या फ़र्क है ये देख लें। ये रिवाइज्ड है, अगर मैंने पहले फाइल कर चुका हूँ और मैं रिटर्न अपना चेंज करना जा रहा हूँ तो मैं इसको रिवाइज में जाऊँगा, रिटर्न स्टेटमेंट रिवाइज। ये ओरिजिनल है, मैंने अब फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, जब किसी भी टैक्स ईयर का अगर पहली दफ़ा फाइल कर रहा हूँ तो इसमें जाऊँ। अच्छा, यहाँ हम टैक्स पीरियड 2020 लिखना चाहिए, लेकिन 2020 का जो रिटर्न अभी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम देखें अभी अगर मैं 2020 करूँगा, डेट तो उठा लेगा लेकिन जुलाई 19 से लेके 30 जून 2020, लेकिन ये पोर्टल ये रोक देगा, तो अभी 2020 का रिटर्न पोर्टल पे अभी तक आया नहीं है। 30 जून तक का रिटर्न वो ये अवेलेबल होगा 1 अगस्त से। तो मैं अभी इधर समझाने के लिए सिर्फ आपको रिटर्न किस तरह पोर्टल फाइल होगा 2019 कर रहा हूँ, लेकिन आपने जब अपना रिटर्न फाइल करना है तो टैक्स पीरियड में 2020 ही डालना है, 19 नहीं डालना। ठीक है, मैंने यहाँ पर 19 डाला है, तो क्या अभी 20 का रिटर्न पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास पोर्टल का मेन पेज खुल गया। ठीक है, अब मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ सैलरी रिटर्न की। ये देखें, सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट सैलरी इनकम। ठीक है, अच्छा देखें, यहाँ पर पोर्टल के ऊपर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। आप टोटल अमाउंट लिखें और जो आप समझते हैं कि इसमें एग्जेम्प्ट है वो आप बराबर में लिख दें, ये खुद ही पोर्टल पर नॉर्मल टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर बेसिक सैलरी अगर मेरी 5 लाख है, मैं भी सिर्फ बेसिक सैलरी की बात करता हूँ, 5 लाख है। ठीक है, मुझे मेडिकल अलाउंस मिला है जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है, वो है 50,000। ठीक है, देखें पोर्टल ने इसको खुद ही माइनस कर दिया। अब पोर्टल जो टैक्स कंप्यूट करेगा वो ये रिमेनिंग अमाउंट 4,50,000 के ऊपर करेगा, लेकिन ये बेसिक अमाउंट कितनी होनी चाहिए ये आपको खुद ही अपनी कैलकुलेशन करनी है, पोर्टल ये आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही निकालनी है। जैसा कि हमने पहले वर्किंग बनाई थी या अपनी शीट्स पर कि बेसिक सैलरी कितनी होगी, कितनी अमाउंट मेरी एग्जेम्प्ट होगी, कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी, ये आपको सब खुद ही निकालना है। पोर्टल पे तो सिर्फ फाइलिंग होगी, पहले आपको खुद ही बैठ के एक्सेल पे या कहीं भी बैठ के कैलकुलेशन करनी है कि मेरी नॉर्मल इनकम कितनी बनती है। ठीक है, नॉर्मल कितनी बनती है, एग्जाम कितनी बनती है, फिर आप उसको यहाँ पर पुट करते जाए। अच्छा, अलाउंसेस हैं, अलाउंसेस का मैंने आपको सब बता दिया। इसी तरह अलाउंसेस भी यहाँ पर पुट होंगे, कैश अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, कुछ भी आपको अलाउंस है, ट्रेवल अलाउंस है, जो भी आपको मिले हैं वो आप यहाँ डाल देंगे अगर आपको 3 लाख के अलाउंसेस मिले हैं। ठीक है, अच्छा आपने पोर्टल के ऊपर जब भी डालना है बार बार ये कैलकुलेट का बटन दबाना है ताकि पोर्टल रिफ्रेश करके उसको अकोमोडेट करें। ये देखें अभी यहाँ पर 3 लाख लिखा हुआ नहीं आ रहा, ना ऐड हो रहा है। जब मैं 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाऊंगा, अब देखें पोर्टल में ये ऐड हो गया। अब मेरी टोटल इनकम जो पोर्टल ने निकाल दी वो 7,50,000। ठीक है, अच्छा एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट भी आपको बताने हैं। अगर वो एक्सपेंडिचर आप समझते हैं एग्जेम्प्ट हैं, ऑफिशियल यूज़ के लिए थे, तो पहले यहाँ पर आप एक्सपेंसेस बताएं कि मुझे कितने कितने एम्प्लॉयर से मिले हैं और कितने बेनिफिट वो एग्जेम्प्ट हैं जो ऑफिस यूज़ के लिए थे, उनको माइनस कर दें। इसी तरह परक्विजिट्स ये बात हो गई कि अगर आपको कोई सर्वेंट मिला है, कोई हाउस अलाउंस हाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की तरफ से मिला है, कोई गाड़ी मिली है, तो उसके जितने भी अलाउंसेज हैं वो सारे यहाँ आएंगे। उसमें से आप जो समझते हैं एग्जेम्प्ट है, जैसे हाउस अलाउंस है वो तो जो लोन अलाउंस है, इंटरेस्ट का लोन का अलाउंस है, उसमें आप समझते हैं अगर बेंच में आपको कितने के ऊपर जो है बेंच मार्क रेट के हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट का बेनिफिट बनता है 1 लाख रुपए,
ठीक है। 10 लाख रुपए का एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है, 10 लाख रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से बेंचमार्क रेट के हिसाब से आपको बेनिफिट है 1 लाख रुपए। एम्प्लॉयर ने अगर 5% आपसे रेट चार्ज किया है तो 50,000 आप यहाँ से माइनस कर दें, नेट 50,000 जो है वो आपकी सैलरी का पार्ट हो जाएगा। ये हमने अपनी कैलकुलेशन की थी, इसी को ले लेते हैं। इंटरेस्ट की हमने कैलकुलेशन यहाँ बनाई थी अपनी। 14 लाख रुपए का लोन था, ठीक है, 10% इसका बेंचमार्क रेट है, इसका मुझे बेनिफिट मिल गया 1,40,000 रुपये, ठीक है। 1,40,000 रुपये में इसको यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय ने मुझसे इसके ऊपर टैक्स ले लिया है, एम्प्लॉय ने मुझसे इसके ऊपर 5% का जो है अगर बेंचमार्क रेट के ऊपर ले लिया है तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट फ्री दिया है तो यहाँ पर जीरो आएगा, पूरा 1 लाख का 1,40,000 टैक्सेबल हो जाएगा और ये मेरी सैलरी इनकम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर इसके अगेंस्ट मुझे ये मैंने निकाल ली टोटल, देखिए ये जो मेरी इनकम है ये 8,90,000, ये देखिए ये जो टोटल जो टॉप पे कर रहा है कोड 1,000 के अगेंस्ट, ये मेरी टोटल कैलकुलेशन कर रहा है। ये मैंने सब ब्रेकअप बता दिया, ये टोटल इनकम टोटल ने निकाल दी 8,90,000 आपकी टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर आपने टैक्स देना है, ठीक है। अच्छा, टोटल की कमाल बात देखें आप, यहाँ पर 8,90,000 के ऊपर जो भी मेरा टैक्स बनेगा, ये देखें यहाँ पर टोटल इनकम खुद ही उठ के आ गई। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेशन में आप जाएंगे, आपकी इनकम खुद ही उठ के आ जाएगी। देखिए 9,40,000 मेरी टोटल आ गई, एग्जाम 50 आ गई, सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 8 लाख नहीं तो ये पोर्टल ने खुद ही उठा ली, ठीक है। यहाँ पर आके दोबारा एक दफ़ा कैलकुलेट बना दें, आपको उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है, देखें यहाँ पर 2,000 रुपये का टैक्स पोर्टल ने खुद निकाला। ये टैक्स 2,000 रुपये क्यों है, तो कि टैक्स ईयर 2019 है, टैक्स ईयर 2019 का स्लैब बहुत अच्छा था। 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्सेबल सैलरी इनकम में कोई टैक्स नहीं था, 4 लाख से 8 लाख रुपए के ऊपर 1,000 रुपये टैक्स था, 8 लाख से 12,000 रुपये के ऊपर 2,000 टैक्स था। उसके बाद जो है वो स्लैब ज़्यादा था, पहले 12 लाख रुपए तक सैलरी इनकम के ऊपर सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स था। यहाँ देखिए पोर्टल ने 2,000 रुपये का टैक्स खुद ही कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास कोई टैक्स क्रेडिट है जिसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हमने पहले बात की थी, यहाँ मैं एलिजिबल अमाउंट लिख दूंगा कि मेरे पास कितना टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। इंश्योरेंस का, इन्वेस्टमेंट शेयर की अभी हमने बात की थी, अगर चैरिटेबल डोनेशंस का है तो यहाँ आएगा, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की है तो नीचे आ जाएगा, अगर शेयर्स में, सुकूक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी अमाउंट यहाँ लिखूंगा, टैक्स क्रेडिट फिर वो खुद ही निकाल देगा पोर्टल कि आपकी 20% टैक्सेबल इनकम के हवाले से कितना आपको टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, वो पोर्टल खुद ही कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दी 5 लाख रुपए, पोर्टल ने टैक्स क्रेडिट कितना निकाला, 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये कैसे निकाला पोर्टल ने टैक्स क्रेडिट, ये देखिए मेरी टैक्सेबल इनकम थी, मेरी जो टैक्स लायबिलिटी थी नॉर्मल टैक्स की वो थी 2,000 रुपये, ये रही, ठीक है। ये 2,000 रुपये मेरी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी थी। इसका देखें जब भी हमने जो जैसे अपनी शीट के ऊपर जिक्र किया था, ये जो मुझे बेनिफिट जिसका मिलेगा वो मिलेगा 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम का मुझे इसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा, देखें लोअर ऑफ क्या था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ शेयर। देखिए मेरी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, अगर मैं उसका निकालूँ तो ज़्यादा बनता है। मेरा टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 2,000 रुपये है, इसलिए मैंने उसने जो मिनिमम अमाउंट थी 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, उसका मुझे बेनिफिट दे दिया यहाँ पे 400 रुपये, ठीक है। और नेट अब मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई, 1,600 रुपये। अच्छा, अब सवाल ये कि क्या ये 1,600 रुपये मुझे गवर्नमेंट को पे करने होंगे, क्या ये 1,600 रुपये जो है ये मेरे टैक्स लायबिलिटी है और ये मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं? जी, आपको 1,600 रुपये गवर्नमेंट को पे करने हैं अनलेस और अनटिल आप समझते हैं कि आपका कहीं टैक्स कट चुका है जो आप एडजस्ट करवाना चाहते हैं। अच्छा, देखिए टैक्स चार्जेबल के अंदर पोर्टल के अंदर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है एडजस्टेबल टैक्स, एक है फाइनल टैक्स। अच्छा, फाइनल टैक्स के हवाले से हमारी डिस्कशन रहेगी, फाइनल टैक्स में कौन कौन से आते हैं। देखिए डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स कटता है वो फाइनल टैक्स होता है, कैपिटल गेन जो कटता है मेरा वो फाइनल टैक्स होता है, जो मुझे प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर जो रिटर्न मिलता है वो मेरा फुल एंड फाइनल टैक्स होता है, वो सारे यहाँ पर आएंगे। वो ना मेरी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से एडजस्टेबल होंगे, ठीक है, ना मैं उनका बेनिफिट नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट ले सकता हूँ। अच्छा, देखिए पोर्टल ने बड़ा आसान कर दिया, जो टैक्स एडजस्टेबल है ना वो उसने एडजस्टेबल के अंदर बता दी है, ठीक है। अच्छा, अगर तो देखें ये देखें, अगर मैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई हूँ और अगर मैं समझता हूँ कि मेरा कंपनी ने मेरा टैक्स काट लिया है, जो मेरा 1,600 रुपये टैक्स बना था, कंपनी हर महीने उसमें से मेरा 1,600 में से 1,600 जो टैक्स बनता है हर महीने 150 रुपये 200 रुपये जो भी मेरा बनता है वो अगर काट लेती है तो मैं जितना टैक्स मेरा कंपनी ने काट लिया है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। मिसाल के तौर पर कंपनी ने मेरा, मैं कहता हूँ 1,600 रुपये मेरा टैक्स काट लिया है, ठीक है, मैंने यहाँ डाला
कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय में 1600 रुपये, ठीक है। यहाँ मैंने कैलकुलेट का बटन दबा दिया 2 दफ़ा, ठीक है। अब देखिए जब मैं कंप्यूटेशंस के अंदर आऊँगा ना, तो देखिए मेरा वो टैक्स लायबिलिटी मेरी बता रहे हैं, देखें एडमिटेड इनकम टैक्स की मेरा 0 बता रहा है, यहाँ पर अमाउंट गायब हो गई, यहाँ पर 1600 रुपये की अमाउंट की गायब हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि कंपनी ने तो मेरा 2000 ही काट लिया, मैंने तो बाद में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की थी, कंपनी ने तो मेरा पूरा 2000 रुपये टैक्स काट लिया था, ठीक है। आपने दोबारा यहाँ कैलकुलेट दबाया, 2 दफ़ा रिफ्रेश किया इसको। अब आप कंप्यूटेशंस में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर पोर्टल क्या करेगा, यहाँ पे आपका 400 रुपये जो आपका ज़्यादा कट गया है, जिसका आपको टैक्स क्रेडिट मिल रहा है और वो आप समझते हैं कि नहीं कटना चाहिए था, उसका पोर्टल ने आपको रिफंड खड़ा कर दिया। अच्छा, अब एडजस्टेबल टैक्स के अंदर यानी एडवांस जो आपको, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। आपने बैंक से पैसे निकाले, उसके ऊपर आपका टैक्स कट गया, ठीक है। आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैंकिंग ट्रांजेक्शन अदरवाइज थ्रू कैश। अगर कैश के अगर आपने कैश ट्रांजेक्शन की है, 50,000 रुपये से ज़्यादा निकाले हैं, आप नॉन फायदा ने आपका टैक्स काट लिया बैंक ने, वो आपका अंडर सेक्शन 231 वो ऊपर आता है, वो भी हम देख लेंगे। देखिए वो यहाँ पर आता है पोर्टल के अंदर, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जब बैंक विड्रॉल के ऊपर जो भी आपका टैक्स कटेगा वो आप यहाँ डाल देंगे, उसमें आपको बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, एड्रेस देना पड़ेगा, देखें बैंक ऐड करनी पड़ेगी, आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कौन सी बैंक है, IBN नंबर वगैरह ऐड करेंगे तो फिर ये ऑप्शन दे देगा अमाउंट ऐड करने का। देखिए यहाँ ऐड कर देते हैं करंट अकाउंट, HPL बैंक है अगर यही। अब यहाँ इसने ऑप्शन दे दिया, यहाँ जितना मेरा टैक्स कट चुका है, मैंने 1000 रुपये मेरा टैक्स कट चुका है, मैं समझता हूँ। और अगर मेरा टैक्स जो है वो कैश विड्रॉल पे नहीं कटा, मेरा टैक्स जो है वो कटा है चेक पे, तो मैं यहाँ डालूंगा बैंकिंग ट्रांजेक्शन अदरवाइज थ्रू कैश। ये देख रहे हैं ऑप्शन अंडर सेक्शन 236। इसमें आपको बैंक की डिटेल देने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपने अमाउंट लिख दी कि अगर मैंने 50,000 के ऊपर के किसी को चेक इशू किया था और उसके ऊपर मेरा टैक्स बैंक ने काट लिया, वो मैं साल के एंड में एडजस्टेबल टैक्स है वो मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। मैं दोबारा से कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा, ये सारे टैक्सेस जो मैंने पे किए हैं या मेरे कलेक्ट हुए हैं, डिडक्ट हुए हैं, वो देखिए यहाँ का ये इनका टोटल आ गया। टॉप पे मैंने आपको पहले बताया टोटल आता है 3,400 रुपीज मेरे साल के टैक्स डिडक्ट हो गए। अब मैं जाऊंगा अपनी दोबारा कंप्यूटेशन के अंदर, अब आप देख लें कंप्यूटेशन के अंदर ये मेरी नॉर्मल इनकम थी 8,19,000, इसके ऊपर मेरा नॉर्मल टैक्स 2,000 रुपये बनता है, 2019 का टैक्स स्लैब है। मैं दोबारा से बता दूं 2020 में ये रेट नहीं होगा। अब देखें 400 रुपये मुझे टैक्स क्रेडिट मिल गया, 3,400 रुपये 3,400 रुपीज़ जो भी हमने खुद ने यहाँ पर जाके एडजस्टेबल टैक्स में डाला है, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखें ये कंप्यूटेशन के अंदर इसने खुद ही पोर्टल ने डाल दिया कि इतना मेरा टैक्स विड्रॉ हो चुका है, ठीक है। 3,400 ये हो गया, 400 का मुझे क्रेडिट मिलता है, यानी मुझे मेरा टैक्स में जो मैं पहले से कट चुका है या क्रेडिट है वो टोटल अमाउंट 3,800 हो गई। मुझे गवर्नमेंट को पे करने थे 2,000, नेट जो 1,800 जो मुझे ज़्यादा कट गए या ज़्यादा पे हो गए वो मुझे उसका रिफंड मिलेगा, मैं उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। ये जो रिफंडेबल इनकम टैक्स है इसको मैं अगले साल के अपने रिटर्न से एडजस्ट भी कर सकता हूँ, मेरे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि मैं इसकी गवर्नमेंट को एप्लीकेशन डाल दूँ और रिफंड क्लेम कर दूँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं बोलूँ कि नहीं मैं इसको जो है रिफंड क्लेम नहीं करना चाह रहा, मैं इसको अपने अगले साल की टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर लूँगा। ये दोनों ऑप्शन मेरे पास इसमें मौजूद है, ठीक है। अच्छा, सैलरीड इंडिविजुअल जिसकी कोई और इनकम भी होगी तो वो इनकम कहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर एक सैलरी इंडिविजुअल है जिसने बैंक में पैसे लगाए हैं और उसको उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए अगर एक सैलरी इंडिविजुअल है उसको बैंक के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है साल का 100,000 को हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। अच्छा ये नॉर्मल टैक्स में नहीं आएगा, देखिए जो इनकम एग्जेम्प्ट टैक्स है या फाइनल टैक्स में पर्टेन करती है उसको हम यहाँ डालते हैं टोटल, जनरली हमने फाइनल में डाली। देखिए नॉर्मल टैक्स ये खुद ही 0 निकाल देगा, ये वो इनकम है जो नॉर्मल टैक्स में चार्जेबल नहीं होगी पोर्टल में। देखिए पोर्टल को नहीं पता कि आपकी जो इनकम है वो NTR में फॉल करती है FTR में, ये आपको खुद पता होना चाहिए। ये इनकम है, इसके ऊपर एक सेशन हमने रखा है इंशाल्लाह, उसमें हम आपसे डिस्कशन कर लेंगे कि कौन सी इनकम FTR में फॉल करती है, कौन सी NTR में करती है। अगर देखिए जो टोटल अमाउंट का कॉलम है ना, इसमें तो आप सारी इनकम डालेंगे, चाहे वो NTR में फॉल करती है चाहे FTR में।
उसमें से जो आपकी इनकम जो फाइनल टैक्स से पर्टेन करती है वो आप ये कॉलम 2 में डालेंगे तो नॉर्मल वाली वो खुद ही निकाल देगा। इसका मतलब है कॉलम 3 की जो इनकम है वो नॉर्मल वाली इनकम है। कॉलम 2 की इनकम जो आपको है वो स्पेसिफिकली खुद ही बतानी पड़ेगी। और ये देखिए ये मेरी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी का पार्ट भी नहीं बनेगी। अब ये देखें कंपटीशन में आया, ये मैंने 1 लाख रुपए ऐड किए, यहाँ पर इसने मेरी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर कोई भी इसका फर्क नहीं आया। ठीक है, अब अगर ये मेरी नॉर्मल इनकम होती है, फाइनल इनकम नहीं होती। ठीक है, ये मेरी फाइनल नहीं है, इसने देखे मैंने नॉर्मल फाइनल में से हटा दिया, इसने खुद ही ने नॉर्मल में डाल दिया। इसको अमाउंट बढ़ा लेते हैं ताकि टैक्स पेपर की अमाउंट भी चेंज हो जाए, हमें पता लग जाए। ये मेरी इसने अगर नॉर्मल इनकम का पार्ट है, देखें इसने खुद ही टैक्स की अमाउंट भी बढ़ा दी और नीचे टैक्स पेबल है वो वाली अमाउंट भी बढ़ा दी। ठीक है, मेरी दोनों अमाउंट इससे इतनी अमाउंट से बढ़ गई। अगर ये मेरी फाइनल इनकम का पार्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरी नॉर्मल इनकम से भी हट गई और देखें मेरी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, अगर ये मेरी फाइनल इनकम का पार्ट है तो मुझे यहाँ जाके बताना पड़ेगा, ये देखें फाइनल रिड्यूस टैक्स, इसके ऊपर जो मेरा एडजस्टेबल टैक्स है वो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। अगर मेरी फाइनल इनकम है और मैंने ऊपर इनकम के पोर्शन में बता दी है, मुझे ये देखें जो टैक्स चार्जेबल, ये जो टैक्स कंप्यूटेशन का पोर्शन है, इसमें मुझे जो टैक्स मेरा जहाँ जहाँ कटा है, चाहे वो एडजस्टेबल है चाहे वो फाइनल है, मुझे अलग अलग जगह जाके पोर्टल में बताना है। ठीक है, अच्छा अभी अब मैंने जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट आपको बताया, मेरी इनकम है 1 लाख रुपए। ठीक है, आप पोर्टल का फायदा ये है कि हर चीज़ पोर्टल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, वो आपको खुद ही मिल जाएगी। अच्छा फाइनल में अब मैं यहाँ चला गया, अब मैं यहाँ जाके बता दूंगा गवर्नमेंट को, ये मेरा IBN नंबर है अकाउंट का, सेविंग्स अकाउंट है मेरा। ठीक है, बैंक का नाम आप बता देंगे। अच्छा, ये मेरी इनकम थी 1 लाख रुपए। ठीक है, और 10,000 रुपये बैंक ने मेरा उसके ऊपर विथहोल्ड कर लिया है। आप कैलकुलेट दबा देंगे, देखिए 10% जो है प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर 10% बैंक टैक्स विथहोल्ड करती है। देखिए इतना ही टैक्स बनता है, इतना मेरा डिडक्ट हो गया। अभी ये मेरी टैक्स कैपिटेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ मुझे यहाँ जाके बताना पड़ेगा कि मेरी TR इनकम है, इसके ऊपर इतना मेरा टैक्स बनता है। टैक्स बनता कितना है वो तो पोर्टल खुद निकालेगा। आपका जो डिडक्ट हो गया है, बैंक ने जो आपका डिडक्ट कर लिया है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। अच्छा, इसका आसान तरीका ये होता है कि बैंक से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है एनुअल। आप बैंक को बोलते हैं जैसे ही जून का महीना खत्म हो जाए, फिस्कल ईयर आपका खत्म हो जाए इंडिविजुअल का, आप बैंक को जाके बोलते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट है या जो मैंने कैश निकाला उसके ऊपर मुझे अपने टैक्स सर्टिफिकेट दे दो। बैंक आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट दे देती है, उसमें बता देती है कि आपका इतना प्रॉफिट मिला है और उसके ऊपर इतना बैंक ने टैक्स विथहोल्ड किया है, तो वो वाली अमाउंट आपको वहां से डायरेक्ट मिल जाएगी। आपने सिर्फ पोर्टल में यहाँ के उसकी एंट्री करनी है। यहाँ पर तो रिफंड खड़ा हुआ है, अगर सपोज कि मेरा ये टैक्स पेबल बनता है, ये मेरी इनकम है, ये मेरे अलाउंसेस हैं, ₹7 लाख के, और ये मेरा बनता है सपोज के टैक्स पेबल। ठीक है, जब यहाँ मेरा टैक्स पेबल कितना बन रहा है, ₹200 का ही मेरा टैक्स पेबल बन रहा है। ठीक है, अब देखें मुझे उसके ऊपर करना ये होगा। अच्छा, अब अगर इसमें अगर मेरा ₹200 ये टैक्स पेबल बन रहा है, तो अब देखें मुझे करना क्या होगा। अब ये मैं रिटर्न अपना सबमिट नहीं कर सकता। अगर मैं अपना रिटर्न सबमिट करने जाऊंगा तो देखिए पोर्टल मुझे रोक देगा। ये देखिए मेरा टैक्स बनता है और मैंने अगर अपना रिटर्न सबमिट करने की कोशिश की, तो ये तो खैर मैंने अभी वेल स्टेटमेंट भी सबमिट नहीं किया, वरना पोर्टल यहाँ पर एरर दे देता है कि प्लीज डिपॉजिट एडमिटेड इनकम टैक्स। अच्छा, वो टैक्स कैसे डिपॉजिट होता है, उसका एक चालान बनता है, वो हमने पहले भी जिक्र भी किया था, बाद में भी जिक्र कर लेंगे कि चालान कैसे बनता है। वो चालान जैसे ही आप पे करते हैं या पेमेंट में प्लस के ऑप्शन में वो चालान वो विजिबल कर देता है। वो यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, वो सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आप यहाँ जब एडमिटेड इनकम टैक्स में आएंगे तो वो अमाउंट को जीरो कर देगा और वो चालान आपने पे कर दिया। ठीक है, तो ये सैलरी से रिलेटेड पर्टेन करेगी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर एक बंदा जिसकी सैलरी इनकम है, वो अपनी सारी जो है वो सैलरी को पहले यहाँ डालेगा। हम अपने सेशन को थोड़ा समअप करते हैं कि जितनी भी सैलरी की इनकम होगी, चाहे वो कितनी भी हो, पहले सारी वो सब टोटल अमाउंट सब इस कॉलम में चली जाएगी। एम्प्लॉयमेंट के सैलरी के कॉलम, इसको मैं कॉलम ए बोलता हूँ, कॉलम ए में चली जाएगी।
उसमें से जो एग्जाम्प्ट है, जिसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना, वो मेरी कॉलम डी में चली जाएगी। जो अमाउंट मेरी कॉलम सी में होगी वो मेरी टैक्स से परटेन करेगी, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसकी कैलकुलेशन पोर्टल खुद ही करेगा। पोर्टल बता देगा कि आपका इस नॉर्मल इनकम के ऊपर ये टैक्स बनता है। ठीक है, आपने ये टैक्स गवर्नमेंट को अदा करना है। ठीक है, उसमें से जो टैक्स आपका पहले से डिडक्ट हो चुका है, चाहे वो किधर भी हो, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो टैक्स एडजस्टेबल है या फाइनल है। फाइनल होगा तो फाइनल वाला फाइनल में डाल देंगे, उससे रिलेटेड जो इनकम होगी उसके साथ उसको फाइनल में डाल देंगे। अच्छा, एडजस्टेबल जो टैक्स होगा उसके आगे देखें 2 कॉलम दे रहा है, रिसिप्ट्स वैल्यू और टैक्स कलेक्टेड। जो एडजस्टेबल होगा उसमें आप रिसिप्ट में कुछ भी नहीं डालेंगे। रिसिप्ट कुछ भी नहीं है तो क्या आपकी इनकम नहीं, ये आपका एडजस्टेबल टैक्स है, आपने टैक्स पे कर दिया है, ये आप अपनी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करवाने। इसमें आपने जो टैक्स कलेक्टेड का कॉलम है, इसमें जितने भी टैक्सेस हैं, देखिए इसमें सारे ऑप्शन खुद ही दिए हुए हैं, सेक्शंस भी दिए हुए हैं। जो आप बैंक है, जो मोबाइल का बिल है, उसमें वो खुद ही लिखते हैं कि हमने इस सेक्शन के, अब देखिए मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल के ऊपर बिल के ऊपर टैक्स कटा है। ठीक है, आपने यहाँ जाके सर्च करना है सेल फोन। ये देखिए आपको सेल फोन मिल गया, ये रहा सेल फोन। आपका सेल फोन के ऊपर जो भी टैक्स कटा है आपने यहाँ सेलेक्ट किया, आपने अपना कंज्यूमर नंबर में अपना नंबर बताना है, अपने मोबाइल का नंबर, यूटिलिटी टाइप आपकी क्या है, यूटिलिटी टाइप है आपका टेलीफोन। ठीक है, जो भी है जैस का है, यूफोन का है, वो आपने सेलेक्ट किया। 0300 1 2 3 4 5 6 नबील बता दिया। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है यूटिलिटी टाइप क्या है, टेलीफोन है, यूटिलिटी कंपनी कौन सी है, मिसाल के तौर पे जैज है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैज ने मेरा जितना भी टैक्स काटा है, इसका टैक्स सर्टिफिकेट भी कुछ मोबाइल कंपनीज का जो है उनकी ऐप से निकल जाता है, कुछ का अगर ऐप से नहीं निकल तो आप फ्रेंचाइज में जाके उनके ले सकते हैं। आपने वो टैक्स की अमाउंट यहाँ पर डाल दी, जो भी आपका टैक्स कटा है, 300 हो, 400 हो, 1000 हो, 500 हो, जो भी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इंटरनेट के बिल के ऊपर जो लोग स्ट्रॉन्ग फाइबर वगैरह या किसी वाई ड्राइव वगैरह इंटरनेट कंपनी का बिल यूज करते हैं, उनका इंटरनेट के ऊपर टैक्स करता है, वो भी आपका साल के एंड में एडजस्टेबल है। वो आपने यहाँ एडजस्टेबल देखें, सारे जो टैक्सेस जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो एडवांस टैक्स कटे हैं, ये सारे एडजस्टेबल टैक्स में पोर्टल में आपको मिलेंगे, या पोर्टल में एडजस्टेबल टैक्स में जाके इनको एडजस्ट करवा सकते हैं। इंटरनेट बिल के ऊपर मेरा टैक्स कटा है। ठीक है, मैं अपना कंज्यूमर नंबर जो भी मेरा बिल के ऊपर जो स्टॉर्म फाइबर के वाई ड्राइव के ऊपर आ रहा है वो लिखूंगा, कंपनी का नाम लिखूंगा, इंटरनेट लिखूंगा। ठीक है, कंज्यूमर नंबर 1 2 3 4 समझ लें, यूटिलिटी टाइप क्या है, इंटरनेट है। ठीक है, कंपनी का नाम है स्टॉर्म फाइबर। ठीक है, शहर का नाम भी लिख सकते हैं आगे चाहे तो, कराची। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर जो है जो भी बिल होता है, जो ऑफिशियल कंपनीज का जो बिल आता है, उसमें 12.5% एडवांस टैक्स कटता है। ये मिसाल के तौर पे 12,500 रुपये साल का बनता है। ये भी मैंने टेक्स्ट में लिखा दिया। इस सारे बिल एडजस्ट करने के बाद नेट अमाउंट अगर तो ये पेबल बनती है कंप्यूटेशन में जाने के बाद, तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। देखें यहाँ मेरे पास रिफंड खड़ा हो रहा है। अगर ये पेबल बनेगी तो आपने चालान बना के पेमेंट नेशनल बैंक में जमा कराना है, पेमेंट में वो अपलोड हो जाएगा, यहाँ से उसको उठाना है और गवर्नमेंट को पे कर देना। ठीक है, और अगर आप समझते हैं कि आपका जो है वो चालान आपका जो है वो रिफंड बनता है, तो आपने सारे चालान सारे जो है अपने टैक्सेस को जो है एडजस्टेबल टैक्स में जाके गवर्नमेंट को बताना है कि मेरा यहाँ इतना टैक्स। एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करना जरूरी है कि जितना भी आप जो है ये क्लेम करेंगे कि ये टैक्सेस जो है वो मेरे जो मैं गवर्नमेंट से क्लेम करने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट उसका आपसे प्रूफ मांग सकती है ऑडिट के वक्त। तो आपके पास जरूरी है कि आपके पास इन जितने भी आपने टैक्सेस या एडजस्टेबल टैक्स में दिखाया उनसे रिलेटेड कोई प्रूफ हो, कोई सर्टिफिकेट हो। जैसे ये जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, मैंने बताया बैंक से एक सर्टिफिकेट मिलता है, सेल फोन का सेल फोन कंपनी से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इंटरनेट वालों का आपको स्ट्रॉन्ग फाइबर वगैरह वो भी एक इंटरनेट टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट देते हैं। आपको सबके सर्टिफिकेट लेने, ताकि अगर कल को आपका ऑडिट खुले उसकी फाइल अपने पास मेंटेन कर लें, कि आपके पास एक फाइल हो, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई मेरा ये टैक्स कटा है, और कल को अगर आपका ऑडिट खुले तो आप सारे प्रूफ गवर्नमेंट को दे सकें। ठीक है, उन सब टैक्सेस के बाद अगर आपका रिफंडेबल बनता है तो आप यहाँ से जो है वो रिटर्न को सबमिट कर दें। इसको एक रिफंड की एप्लीकेशन आती है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप या तो रिफंड की एप्लीकेशन डाल दें या उसको नेक्स्ट ईयर के अपने उससे एडजस्ट कर लें। देखिए नेक्स्ट ईयर का कहाँ से एडजस्ट होता है ये मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर आपका ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, अगर आपका पिछले साल का कोई भी रिफंड है, आप यहाँ पर 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वो आप यहाँ दिखा दें, वो आपकी करंट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका ये जो अमाउंट 12,600 है, ये आप नेक्स्ट ईयर इस जगह जाके पोर्टल में इस सेक्शन में जाके 92101 में डाल दें, तो आपका नेक्स्ट ईयर के
इनकम टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। आपको नेक्स्ट ईयर इतने अमाउंट का इनकम टैक्स अगर आपका बनता है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपका चालान नेट आपका टैक्स बनता है तो उसका चालान बना दें, नेशनल बैंक में पे करें, यहाँ पेमेंट सेक्शन में अपलोड हो जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट करें और फिर अपना रिटर्न गवर्नमेंट को सबमिट कर दें, ठीक है। तो आज के हम सेशन को समअप करते हैं सैलरी से रिलेटेड कि सैलरी इंडिविजुअल जब भी अपना रिटर्न सबमिट करेगा पहले वो एक्सेल के ऊपर अपनी सारी बेनिफिट्स निकाल लेगा कि मुझे मेरी सालाना टोटल इनकम पहले कितनी है, ठीक है। उस इनकम को निकालने के बाद वो देखेगा कि मेरा कहाँ कहाँ कितना कितना टैक्स कट चुका है, वो पहले वो टैक्स को नोट डाउन कर लेगा। फिर वो पोर्टल में जाके, पोर्टल में जो ऑप्शन है टोटल कॉलम ए है, कॉलम ए के अंदर पहले वो अपनी सारी इनकम लिख देगा, ठीक है। उसमें से जो एग्जेम्प्ट है वो कॉलम बी के अंदर चली जाएगी। कॉलम सी के अंदर जो इनकम आ जाएगी वो इनकम है, ये जो कॉलम सी है वो जिसके ऊपर जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, जिसके ऊपर उस इंडिविजुअल को टैक्स देना है। उसके बाद जितने भी वो समझता है कि वो टैक्स बेनिफिट जो टैक्स उसने पे किए हुए हैं एडजस्टेबल हैं, वो सारे यहाँ पर ऐड कर देगा। ये देखें यहाँ पर टोटल आ जाएगा उनका एडजस्टेबल टैक्स में। और अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है म्यूचुअल फंड में, शेयर में, इंश्योरेंस में, तो उससे रिलेटेड वो टैक्स क्रेडिट यहाँ पर क्लेम कर देगा। नेट जो अमाउंट फिर वो बनेगी टैक्सेबल टैक्स की, वो पोर्टल उसको यहाँ कंप्यूटेशंस के अंदर निकाल के दे देगा, उसके ऊपर वो टैक्स पे कर दे। उम्मीद है आपको जो है हमारा सेशन सैलरी के रिटर्न से मुतालिक फाइलिंग से मुतालिक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सैलरी इंडिविजुअल जिसने अपनी सैलरी के ऊपर जो है वो टैक्स सैलरी इनकम कंप्यूट कर ली है और एडवांस टैक्सेस कंप्यूट कर ले हैं, वो अपनी किस तरह जो है इस सैलरी इनकम के ऊपर जो है वो वेल कैलकुलेट करेगा, या किस तरह अपनी वेल को रिकनसाइल करेगा और अपनी वेल को वो किस तरह सैलरी इंडिविजुअल इंशाल्लाह इंक्रीज कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।